अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 के लेक्चर 5 से लेक्चर 10 तक के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक कंबाइंड क्रैश कोर्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये तमाम लेक्चर्स आपस में डीपली कनेक्टेड हैं क्योंकि इन सब का फोकस अर्ली चाइल्डहुड में ICT का हेल्थी और इफ़ेक्टिव यूज़, कम्युनिकेशन स्किल, लिटरेसी डेवलपमेंट और लैंग्वेज लर्निंग पर है। इस कोर्स का जो मकसद है ना, यानी कि इस वीडियो का मेरा जो बनाने का मकसद है वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हेडिंग्स कवर कर सकें और अपने वर्ड्स में कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के डिजिटल एरा में बच्चों का टेक्नोलॉजी यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी बन चुकी है। अगर बच्चे कंटिन्यूसली स्क्रीन्स यूज़ करें और फिजिकल एक्टिविटी ना करें तो उनकी हेल्थ, फोकस और लर्निंग ये सब इफेक्ट होती है। ठीक है, इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हेल्दी डिजिटल हैबिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट और फर्नीचर डिज़ाइन करना जो इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक हो और उसके काम को इजी और हेल्दी बनाए। ये टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड एर्गन यानी वर्क और नोमोस यानी लॉज से मिलकर बनी है। ठीक है, एर्गन का मतलब हो गया काम, वर्क और नोमोस यानी लॉज। ठीक है, तो इससे मिलकर ये टर्म बनी है एर्गोनॉमिक्स की। अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स में एर्गोनॉमिक्स का यूज़ जो है वो बच्चों की हेल्थ और लर्निंग दोनों को इम्प्रूव करता है। ठीक है, एर्गोनॉमिक गाइडलाइंस है कुछ चिल्ड्रंस के लिए। तो क्लासरूम में जो है वो चेयर और डेस्क की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चेयर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की जो थाइज है वो फ्लोर के पैरेलल हो और डेस्क की हाइट ऐसी हो कि एल्बो 90 डिग्री एंगल पर हो। सही है, मॉनिटर की पोजीशन भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो प्रॉपर साइड से स्क्रीन कंफर्टेबली देख सके। ठीक है, ये एर्गोनॉमिक्स है कुछ फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, व्यूइंग डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। 2 से 2.5 फीट तक का व्यूइंग डिस्टेंस होना चाहिए। स्क्रीन मैग्नीफायर्स, बोल्ड फॉन्ट और फिल्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं ताकि आँखों पे जोर जो है वो कम पड़े। ठीक है, फुट रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बच्चे लंबी देर तक यानी कि ज़्यादा देर तक जो है वो अपनी टांगे लटकाए रखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होती है और फोकस फिर से कम हो जाता है। ठीक है, कस्टमाइज्ड फर्नीचर का कॉन्सेप्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम में एडल्ट फर्नीचर यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि एडजस्टेबल टेबल्स, लैपटॉप स्टैंड्स, कलरफुल कीबोर्ड्स और चाइल्ड साइज माउस जो है वो यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबली सीख सके। ठीक है, तो ये कुछ एर्गोनॉमिक्स गाइडलाइंस थी। ठीक, फिर किड स्मार्ट मॉडल पर आते हैं कि IBM ने 2000 से 2005 में NCTE के साथ मिलकर किड स्मार्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। इस मॉडल में एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड डेस्क, एडजस्टेबल चेयर्स, कस्टमाइज्ड कीबोर्ड्स और चाइल्ड फ्रेंडली कंप्यूटर सिस्टम्स दिए गए थे। इसका पर्पस ये था कि टेक्नोलॉजी को बच्चों की फिजिकल नीड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया जाए। रिसर्च के मुताबिक अगर क्लासरूम एर्गोनॉमिकली सूटेबल ना हो तो बच्चा जो है वीक फील करता है, उसको दर्द का, तकलीफ का एक्सपीरियंस रहता है और कंसंट्रेशन जो है वो फिर अपनी लूज़ कर देता है। पुअर पोस्चर और अनकंफर्टेबल सिटिंग जो है वो लर्निंग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन की बात करें तो हेल्दी डिजिटल क्लासरूम के लिए प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन और नॉइज़ कंट्रोल ज़रूरी है। नेचुरल लाइट को प्रेफर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायर्स और ओवर हीटिंग डिवाइसेस से बचना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स जो है वो अवॉइड किए जा सके। कंप्यूटर यूज़ के बेसिक रूल्स भी इम्पोर्टेंट हैं। फूड, ड्रिंक्स और क्ले जैसी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर्स के पास नहीं होनी चाहिए। बच्चों को डिवाइसेस यूज़ करने से पहले अपने हाथों को वॉश करने की हैबिट सिखानी चाहिए और डिवाइसेस रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट की बात करें तो टीचर को ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए जिसमें सिर्फ सिटिंग वर्क ना हो। स्टैंडिंग एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ और मूवमेंट बेस्ड लर्निंग जो है ये भी बहुत ज़रूरी है।
प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए नैप टाइम भी यूजफुल होता है। शेयरिंग टाइम और टॉक सर्कल्स कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करते हैं। मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और क्वाइट ब्रेक्स जो हैं वो बच्चों के फोकस एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये एक्टिविटीज़ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, पेरेंट और टीचर का बच्चों को टेक्नोलॉजी देने से पहले उसके रूल्स एक्सप्लेन करने चाहिए। साइबर बुलिंग, डिजिटल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज़ के बारे में अवेयरनेस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे जो है ना अपने वालिदैन को इमिटेट करते हैं, इसलिए बड़ों को खुद रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर शो करना चाहिए। बच्चों को प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ सिखाना चाहिए, जैसे लर्निंग एप्स और स्किल डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट है। सही है, स्क्रीन टाइम बैलेंस होना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सके। ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन लिटरेसी की तरफ मूव करते हैं। लिटरेसी का मतलब है रीड, राइट, स्पीक और लिसन करने की एबिलिटी। ठीक है, लिटरेसी के 3 स्टेजेस होते हैं, इमर्जिंग, डेवलपिंग और एक्सपेंडिंग स्टेज। कम्युनिकेशन का मतलब आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ये वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। लैंग्वेज एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसके बिना कम्युनिकेशन और लिटरेसी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, कम्युनिकेशन हमेशा पर्पस के साथ होती है। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो पैदाइश से पहले स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स स्पेशली मदर्स जो है वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज टीचर होती है। रिसर्च के मुताबिक जितनी अर्ली एज में लैंग्वेज सपोर्ट मिलेगी उतनी बेटर लिटरेसी स्किल जो है वो डेवलप होंगी बच्चे में। ठीक है, कम्युनिकेशन बच्चे की कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल और सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओरल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बिल्ड करती है। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक बच्चे जो होते हैं ना, बेबीज, इन्फेंट्स जो होते हैं वो पैदाइश से पहले भी कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं। मदर्स की वॉइस और इमोशंस जो है वो बेबी अफेक्ट करते हैं बेबी को। ठीक है, डंसन बेबी लैंग्वेज थ्योरी के मुताबिक बेबीज की क्राइंग साउंड्स डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो कैरी करती हैं। कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स में अल्फाबेट नॉलेज, फोनिक्स, फोनेमिक अवेयरनेस, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, प्रिंट अवेयरनेस और स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन जो हैं ये शामिल होती हैं। फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब साउंड को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कैट वर्ड में 3 साउंड्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ठीक है, प्रिंट अवेयरनेस में बच्चे को रीडिंग डायरेक्शन और पेज हैंडलिंग समझ आती है। स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन में बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है स्टोरी का वो डेवलप होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम और लिटरेसी पे। SNC सिंगल नेशनल करिकुलम जो है इसके मुताबिक अर्ली लिटरेसी मदर टंग में स्टार्ट होनी चाहिए। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पहले डेवलप करनी चाहिए, फिर रीडिंग और राइटिंग की तरफ जाना चाहिए। बच्चे को स्टोरीज, पोएम्स और राइम्स एंजॉय करनी चाहिए। बुक्स केयरफुली हैंडल करना और फैमिलियर वर्ड्स रिकग्नाइज करना भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं। राइटिंग में पिक्चर्स और सिंबल्स के जरिए मीनिंग कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज सिंपल और मीनिंगफुल होनी चाहिए। राइम्स, सिंगिंग एक्टिविटीज और साउंड गेम्स चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लिप बुक्स, पॉपअप बुक्स और सेंसरी बुक्स इमेजिनेशन और रीडिंग इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। स्क्रिबलिंग स्टेज में जो है वो बच्चे को लेटर्स और ड्राइंग एक्टिविटीज करवानी चाहिए ताकि राइटिंग इंटरेस्ट जो है वो उसमें डेवलप हो। स्कूल एज बच्चों के साथ ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए। स्टोरी डेवलपमेंट, स्टिकर एक्टिविटीज और प्रिंट एंड प्ले कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते हैं। लोअर केस लेटर पहले सिखाने चाहिए ताकि कन्फ्यूजन जो है वो उनमें बच्चों में यानी कि कम हो। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीच के जरिए अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन की एबिलिटी है। ये बैबलिंग से स्टार्ट होती है और सेंटेंसेस तक प्रोग्रेस करती है। बच्चे की फर्स्ट कम्युनिकेशन अपनी मदर के साथ होती है। ठीक है, पेरेंट्स को बच्चे को नेगेटिव लेबल्स नहीं देने चाहिए, जैसे फजी या मूडी, इस तरह के लेबल्स बच्चों को नहीं देने चाहिए। कंपैरिजन से भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में इंटरेक्शन
बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबीज कनेक्शन और अटेंशन चाहते हैं, आई कॉन्टैक्ट, क्वालिटी टाइम और एक्टिव लिसनिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पेरेंट्स को बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस रिफ्लेक्ट करने चाहिए। कंसेंट का कॉन्सेप्ट भी अर्ली ईयर्स से सिखाना इम्पोर्टेंट है। बच्चे की बात एक्टिवली सुनना उसकी कॉन्फिडेंस और इमोशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ज़िंदगी के पहले 3 साल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है। चिल्ड्रन जो है पहले स्पोकन लैंग्वेज समझते हैं, फिर रीडिंग और राइटिंग सीखते हैं। स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज फ्यूचर लिटरेसी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, मोंटेसरी थ्योरी के मुताबिक पैदाइश से 6 साल तक सेंसिटिव पीरियड होता है जिसमें लैंग्वेज मूवमेंट, सेंसरी स्किल्स और सोशल स्किल्स रैपिडली डेवलप होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कम्युनिकेशन रूट्स से स्टार्ट होती है। रूट्स में आई कॉन्टैक्ट, प्ले और लिसनिंग होती है। ट्रंक अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है और ब्रांचेस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को, लीव्स स्पीच साउंड्स और फ्लुएंसी को शो करती है। ठीक है, इस पे बाद आता है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है, जबकि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है। वोकैबुलरी और एक्सपीरियंसेस अनकॉन्स्ट्रेन्ड स्किल्स हैं जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 5 स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। तो स्पीच डेवलपमेंट की जो 5 स्टेजेस हैं वो है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जिसमें कूइंग और बैबलिंग आती है। फिर है 1 वर्ड स्टेज, जिसमें मामा, बाबा जैसे वर्ड्स आ जाते हैं। 2 वर्ड स्टेज आता है, जैसे मोर, मिल्क, फ्रेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो 2 वर्ड स्टेज आता है। ठीक है, फिर टेलीग्राफिक स्टेज आती है, इसमें शॉर्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है वो बच्चा बोलना शुरू करता है। और जो 5th स्टेज है वो है बियॉन्ड टेलीग्राफिक स्टेज, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो समझना शुरू कर देता है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स की तरफ आए तो स्पीकिंग के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, पंक्चुएशन और फ्लुएंसी। जितनी वोकैबुलरी ज़्यादा होगी उतनी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं स्पीच लेके कि अगर बच्चा 6 माह तक साउंड्स पर रिएक्ट ना करे या 9 मंथ्स तक बैबलिंग ना करे या 12 मंथ्स तक गेस्चर्स यूज ना करे तो स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना मस्ट है। ठीक है, ये वार्निंग साइंस है स्पीच डिले के लिए। ठीक हो गया। तो लेक्चर 5 के हवाले से ना आपने ये बातें याद रखनी है कि एर्गोनॉमिक्स डेफिनेशन और क्लासरूम गाइडलाइंस क्या हैं, हेल्थ और सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है, कम्युनिकेशन और लिटरेसी डेफिनेशंस को आपने देखना है, लिटरेसी स्टेजेस क्या हैं, कितनी है, एसएनसी कॉम्पिटेंसीज क्या है, कम्युनिकेशन ट्री क्या है, कौन सा पार्ट कौन से कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को आपने समझना है। 5 स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट और एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, इनको याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वार्निंग साइंस ऑफ स्पीच डिले को भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को हेडिंग के साथ समझकर अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है लेक्चर 6, इसमें हम बात करेंगे रीडिंग, राइटिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेसी के साथ। 21st सेंचुरी में लिटरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत एक्सपेंड हो चुका है। पहले लिटरेसी का मतलब सिर्फ पढ़ना और लिखना हुआ करता था, लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, विजुअल लिटरेसी, डेटा लिटरेसी, गेम लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, एथिकल लिटरेसी और कोडिंग लिटरेसी। लेकिन इन सब की बेस फाउंडेशनल लिटरेसी होती है, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और मीनिंग मेकिंग शामिल होती है। रीडिंग लिटरेसी का मतलब है रिटन लैंग्वेज को समझना और यूज करना। अगर बच्चा किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज को समझ लेता है तो ये रीडिंग लिटरेसी है। ठीक है, इसीलिए फाउंडेशन लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग ना हो तो बच्चा एडवांस्ड लिटरेसीज में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ
डेवलप रीडिंग स्किल्स इन अर्ली ईयर्स पे बात करें तो अर्ली रीडिंग स्किल्स फ्यूचर लर्निंग की फाउंडेशन होती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतना ही बच्चा एकेडमिकली कॉन्फिडेंट होगा। स्ट्रॉन्ग रीडर्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनते हैं और उनकी कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी रीडिंग जो है वो सिर्फ बुक्स पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करती है। इसीलिए अर्ली ईयर्स में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 5 पिलर्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के मेजर पिलर्स होते हैं जो कि 5 हैं। फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन। फोनेमिक अवेयरनेस जो है ये एबिलिटी होती है साउंड्स को आइडेंटिफाई और मैनिपुलेट करने की। जैसे कैट वर्ड में 3 जो है साउंड आइडेंटिफाई करता है बच्चा, ख, अ और ट। सही है। इंग्लिश लैंग्वेज में अप्रॉक्सीमेटली 44 फोनेम्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फोनिक्स आ जाता है उसके बाद। फोनिक्स में बच्चा साउंड्स और रिटन लेटर्स के रिलेशन को समझता है, यानी फोनेम्स साउंड्स हैं और ग्राफेम्स उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स या लेटर्स हैं। ठीक है, याद रखें क्या कि फोनेम्स जो है वो साउंड्स होते हैं और ग्राफेम्स, ग्राफ से याद रखिए, ग्राफिक होते हैं ना, ग्राफिक इमेजेस होती हैं, ठीक है, यानी कि ग्राफेम्स उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स या लेटर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड था फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब एक्यूरेट, एक्सप्रेसिव और फास्ट रीडिंग है। फ्लुएंट रीडर कंटिन्यूसली रीड करता है बिना बार बार रुक कर डिकोडिंग किए। ठीक है, ये फ्लुएंसी है। वोकैबुलरी फोर्थ पिलर था, तो वोकैबुलरी वो वर्ड्स हैं जो बच्चा समझता और यूज़ करता है। ओरल वोकैबुलरी स्पीकिंग में यूज़ होती है, बातचीत करने में यूज़ होती है, जबकि रीडिंग वोकैबुलरी जो है वो प्रिंट मीडिया में रिकॉग्नाइज होती है। रिसर्च के मुताबिक जितना ज़्यादा वर्ड्स बच्चा घर में सुनता है उतना ही स्ट्रॉन्ग उसकी लिटरेसी डेवलप होती है। फिफ्थ पिलर है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। इसका मतलब है रीड की हुई चीज़, पढ़ी हुई चीज़ को समझना और उसके मीनिंग बनाना। अगर कॉम्प्रीहेंशन ना हो तो बाकी तमाम रीडिंग स्किल्स जो है वो फिर मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है 5 स्टेजेस आ जाते हैं। पहले हमने 5 पिलर्स पढ़े थे, अब 5 स्टेजेस ऑफ लिटरेसी डेवलपमेंट है। लिटरेसी डेवलपमेंट के जो 5 स्टेजेस हैं उसमें है इमर्जेंट लिटरेसी, अल्फाबेटिक फ्लुएंसी, वर्ड एंड पैटर्न, इंटरमीडिएट रीडिंग और एडवांस्ड रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो है इमर्जेंट लिटरेसी, ये 4 से 6 साल की उम्र में होती है। इस स्टेज में बच्चा लेटर्स और साउंड्स रिकग्नाइज करना स्टार्ट करता है। बच्चा प्रिटेंड रीडिंग करता है, ABC सॉन्ग्स गाता है और अपने नाम का फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करता है। ये स्टेज 1 है इमर्जेंट लिटरेसी। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेज 2 जो कि है अल्फाबेटिक फ्लुएंसी, 6 से 7 साल की उम्र का ये अरसा है। अब क्या है कि बच्चा फिंगर पॉइंटिंग के साथ रीडिंग करता है, पिक्चर्स की हेल्प से वर्ड्स समझता है और लाउड रीडिंग कर सकता है। ठीक है, ये अल्फाबेटिक फ्लुएंसी आ गई है। थर्ड स्टेज है वर्ड्स एंड पैटर्न्स की, 7 से 9 साल का ये अरसा है। इस स्टेज में कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव होती है और बच्चा वर्ड बाय वर्ड रीडिंग से फ्लुएंट रीडिंग की तरफ मूव करता है। ठीक है, स्टेज 4 है इंटरमीडिएट रीडिंग की, जो कि 9 से 11 साल की उम्र में होती है। अब क्या है कि बच्चा रीडिंग को लर्निंग टूल की तरह यूज़ करता है, टेक्स्ट बुक्स और लॉन्गर टेक्स्ट रीड करता है और न्यू वोकैबुलरी जो है वो सीखता है। फिफ्थ स्टेज है एडवांस रीडिंग की, जो 11 से 14 साल की उम्र में होती है कि इस स्टेज में बच्चा फुल्ली इंडिपेंडेंट रीडर बन जाता है, एसेज और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो है वो समझने लगता है। ठीक है, फ्लुएंसी इन रीडिंग की बात करें तो देखिए रीडिंग फ्लुएंसी ग्रेजुअली डेवलप होती है। पहले बच्चा लेटर टू लेटर रीड करता है, फिर वर्ड टू वर्ड और फिर सेंटेंस टू सेंटेंस रीडिंग की तरफ मूव करता है। एडवांस स्टेज में वर्टिकल रीडिंग और रीडिंग बिटवीन द लाइंस डेवलप होती है, जहां बच्चा हिडन मीनिंग भी समझने लगता है। ठीक है, रीडिंग डेवलपमेंट सोर्सेज की बात करें तो मॉडर्न ICT टूल्स रीडिंग डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट ऐप्स में एपिक किड बुक्स, डुओलिंगो, ABC रीडिंग एग्स और ABC माउस शामिल हैं। ये ऐप्स इंटरैक्टिव और इंगेजिंग लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं।
ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब हम आते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो स्क्रिबलिंग से स्टार्ट होता है। इनिशियली बच्चा रैंडम लाइंस और मार्क्स बनाता है और फिर स्लोली समझता है कि राइटिंग कम्युनिकेशन का ही टूल है। सही है। राइटिंग डेवलपमेंट के लिए फिंगर स्ट्रेंथ और फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्टिविटीज जैसे पेपर स्क्रैचिंग, ट्वीजर्स यूज करना, पेंट ब्रशेस और फिंगर पेंटिंग, ये एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फाइन मोटर स्किल्स के लिए। ठीक है। प्री स्कूल चिल्ड्रन से परफेक्ट स्पेलिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। उनके राइटिंग अटेम्प्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं कुछ टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कि देखिए राइटिंग सिर्फ मोटर स्किल नहीं है बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्क्रिबलिंग और अनकन्वेंशनल राइटिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं बल्कि लर्निंग स्टेजेस होते हैं। इसीलिए बच्चे को फ्रीली लिखने देना चाहिए बिना अननेसेसरी करेक्शन किए। ठीक है। जैसे वो लिख रहा है उसको अभी करते रहना चाहिए। ठीक है। उस पर जो है क्रिटिसाइज उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। फंक्शन ऑफ राइटिंग से बात करें तो राइटिंग के मल्टीपल फंक्शंस हैं जैसे कि थॉट्स ऑर्गेनाइज करना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्रूव करना, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और प्रोफेशनल लाइफ की प्रिपरेशन करना। ठीक है। ये राइटिंग के कुछ फंक्शंस थे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट की। डॉक्टर कैथी बार्कले के मुताबिक राइटिंग डेवलपमेंट की जो है वो 7 स्टेजेस होती हैं। पहली है स्क्रिबलिंग, देन मॉक हैंड राइटिंग, देन मॉक लेटर्स, देन कन्वेंशनल लेटर्स, देन इन्वेंटेड स्पेलिंग, देन एप्रोप्रिएट स्पेलिंग एंड लास्ट वन इज करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। इन स्टेजेस को भी हम देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। स्क्रिबलिंग स्टेज क्या है कि बच्चा रैंडम मार्क्स बनाता है और पेंसिल होल्ड करना में सीख रहा होता है इस स्टेज पे। ठीक है। मॉक हैंड राइटिंग क्या है कि बच्चा प्रिटेंड राइटिंग करता है लेकिन एक्चुअल वर्ड्स जो है वो नहीं होते, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा होता है कुछ लिखने की। ठीक है। फिर आ जाते हैं मॉक लेटर्स। रैंडम लेटर्स लिखता है इसमें बच्चा मगर साउंड्स और स्पेसिंग की अवेयरनेस जो है वो उसको नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद है कन्वेंशनल लेटर्स। बच्चा जो है साउंड्स को लेटर्स से मैच करना स्टार्ट करता है इस स्टेज पे, कन्वेंशनल लेटर की स्टेज पे। इन्वेंटेड स्पेलिंग के अंदर बच्चा जो है वो वर्ड फोनेटिक स्टाइल में लिखने लगता है। जैसे बिकॉज एक लंबी स्पेलिंग है तो उसको अपने अंदाज में शॉर्ट करके लिख सकता है। ठीक है। अपने पास से इन्वेंट की हुई उसकी स्पेलिंग हो गई है, ये इन्वेंटेड स्टेज है। इसकी बात आगे एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट स्पेलिंग स्टेज। इसमें सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स और राइटिंग जो है वो लेजिबल होती है और इवेंचुअली करेक्ट स्पेलिंग जो है वो डेवलप होती है। ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च अबाउट राइटिंग डेवलपमेंट की। रिसर्च के मुताबिक ड्राइंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो राइटिंग डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती हैं। आईसीटी टूल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और इंटरैक्टिव मीडिया ये भी राइटिंग डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जब एडल्ट गाइडेंस अवेलेबल हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है कुछ हमारे पास, तो देखिए राइटिंग में ना डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पर्सनल टेक्स्ट, इमेजिनेटिव टेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट और फंक्शनल टेक्स्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर थैंक यू नोट्स, लेबल्स, साइंस और रेसिपीज़ जो हैं वो फंक्शनल राइटिंग एग्जाम्पल हैं। ठीक है। लर्निंग स्टाइल और राइटिंग की बात करें तो देखिए हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे फिजिकल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी और कुछ विजुअल लर्नर्स। टीचर को एक्टिविटीज़ बच्चे की लर्निंग स्टाइल के मुताबिक डिज़ाइन करनी चाहिए। फिजिकल लर्नर्स के लिए ट्रैवल लॉग्स और जंपिंग अल्फ़ाबेट गेम्स वगैरह जो हैं ये यूज़फुल होते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स के लिए साउंड गेम्स और डिजिटल एप्स बेनिफिशियल होती हैं, जबकि विजुअल लर्नर्स के लिए स्टोरी बुक्स और विजुअल राइटिंग मटीरियल्स इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। बिल्डिंग लव फॉर राइटिंग की बात करते हैं कि बच्चे में राइटिंग इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए प्रेशर को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग को फन एक्टिविटी बनाना चाहिए। क्रेयॉन्स, पेंट्स और चॉक्स जैसे टूल्स इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। मैथ से अवॉइड करने के बजाय उसको क्रिएटिव लर्निंग का हिस्सा समझना चाहिए। पेरेंट्स को खुद भी राइटिंग हैबिट्स मॉडल करनी चाहिए ताकि बच्चा इमिटेट कर सके। डिजिटल स्किल्स ग्रेजुअली और पर्पसफुल वे में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए।
ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग ऐप्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। उनमें शामिल है डोरा एबीसीज, फर्स्ट वर्ड डिलक्स, स्टोरी बर्ड, स्टोरी बिल्डर, आई डायरी फॉर किड्स। ठीक है, फाइनल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो लिसनिंग से स्टार्ट होती है, फिर स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होती है। बच्चा वोकैबुलरी बिल्ड करता है, सेंटेंसेस बनाता है, पैराग्राफ्स लिखता है और इवेंचुअली नॉलेज क्रिएट और शेयर करने लग जाता है। ठीक है, आखिर में लैंग्वेज डेवलपमेंट का रियल पर्पस मीनिंग को अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस करना होता है। टाइम के साथ बच्चा कम वर्ड्स में ज़्यादा मीनिंगफुल बात कन्वे करना सीख लेता है और ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहता है। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और इसमें हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग और सोशल इमोशनल लर्निंग की। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग की बात करें यहाँ सबसे पहले तो देखिए, स्टोरी टेलिंग बच्चों की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करती है। ठीक है, स्टोरीज बच्चे को नए प्लेसेस, कैरेक्टर्स और एक्सपीरियंसेस से इंट्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस में बच्चा लाइफ, सोसाइटी और अपने आप को समझना स्टार्ट करता है। स्टोरी टेलिंग को ओल्डेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स में स्टोरी टेलिंग ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। पेरेंट्स और चाइल्ड बॉन्डिंग इसके थ्रू इम्प्रूव होती है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, लर्निंग इंटरेस्ट जो है वो बच्चे का इंक्रीज होता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, मेमोरी और फोकस जो है वो बेटर होता है, क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी डेवलप करती है जब बच्चे ऑल्टरनेट एंडिंग्स और प्लॉट ट्विस्ट क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग की तरफ आते हैं। तो स्टोरी टेलिंग जो है वो सिर्फ बुक्स पढ़ने तक लिमिटेड नहीं है। नर्सरी राइम्स, सॉन्ग्स, पिक्चर बुक्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कल्चरल स्टोरीज, फेरी टेल्स और पपेट्स भी स्टोरी टेलिंग की फॉर्म्स हैं। टीचर्स और पेरेंट्स इन डिफरेंट मेथड्स को यूज करके स्टोरी टेलिंग को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन थीम्स इन चिल्ड्रन लिटरेचर की बात करें तो चिल्ड्रन लिटरेचर में कुछ कॉमन थीम्स रिपीटेडली यूज होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप फोकस्ड थीम। इसमें फ्रेंडशिप, टीम वर्क, लॉयल्टी और फैमिली रिलेशनशिप शामिल होते हैं। ठीक है, इमोशनल एंड एटीट्यूड थीम होती है। इसमें ब्रेवरी, ऑनेस्टी, कॉम्पैशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस जैसे थीम्स जो हैं ये शामिल होती हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बिहेवियर रिलेटेड थीम, इसमें शेयरिंग, हार्ड वर्क, इमेजिनेशन, प्रिजर्वेंस और सेल्फ कंट्रोल भी बच्चे जो है स्टोरीज का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसमें। ठीक है, बच्चों के लिए। इसके बाद जो थीम आ जाती है वो है लाइफ ट्रांजिशन थीम, ग्रोइंग अप, स्कूल लाइफ, ट्रेडिशनल और लॉस या ग्रीफ जैसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये भी लिटरेचर में इंक्लूड किए जाते हैं इस थीम के ज़रिए। फिर है सोशल इश्यूज थीम, इसमें फेयरनेस, रेसिज्म, इनजस्टिस और मेकिंग अ डिफरेंस जैसे सोशल इश्यूज जो हैं ये भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू डिस्कस किए जाते हैं। स्टोरी माउंटेन का कॉन्सेप्ट आता है। स्टोरी माउंटेन फ्रीटैग्स पिरामिड पर बेस्ड है, जो जर्मन नॉवेलिस्ट गुस्ताव फ्रीटैग ने इंट्रोड्यूस की थी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर स्टोरी का स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है। ठीक है, हर स्टोरी के बेसिक और एडवांस्ड एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक एडवांस हमारे पास है 5, जिनमें शामिल है थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग और कॉन्फ्लिक्ट। एडवांस एलिमेंट्स हमारे पास है 3, जिसमें शामिल है पॉइंट ऑफ व्यू, टोन और स्टाइल। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही जाएगा ना कि देखिए थीम तो क्या है, किस थीम पे स्टोरी बेस कर रही है, प्लॉट क्या है उसका, ठीक है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आया था। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन और स्टाइल, ये एडवांस एलिमेंट्स का जो है। इन एलिमेंट्स को भी हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले थीम और मोराल की बात करते हैं। तो थीम स्टोरी का ओवरऑल आइडिया होता है, जबकि मोराल जो है वो स्पेसिफिक लेसन होता है जो ऑथर देना चाहता है। एक स्टोरी में मल्टीपल थीम्स और मोरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लॉट और इसके सेक्शन की बात करें तो प्लॉट स्टोरी के इवेंट्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसके जो है 5 सेक्शंस होते हैं: एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फेलिंग, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन। एक्सपोजिशन में इंट्रोडक्शन होती है, राइजिंग एक्शन
टेंशन बिल्ड करता है, क्लाइमेक्स जो है वो पीक पॉइंट होता है, फॉलिंग एक्शन आफ्टर मैथ शो करता है, ठीक है, और रेजोल्यूशन जो है स्टोरी को कंक्लूड करता है। ठीक हो गया। कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स स्टोरी को मूव करते हैं। मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता है और विलन जो है वो एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, सपोर्टिंग कैरेक्टर और फॉयल कैरेक्टर्स भी होते हैं स्टोरी में जो स्टोरी को मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक, थर्ड जो एलिमेंट है सेटिंग और फिर कॉन्फ्लिक्ट और टोन एंड स्टाइल। इसकी बात करें तो सेटिंग जो है स्टोरी का टाइम और प्लेस होता है सेटिंग। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान स्ट्रगल होती है। प्रोटैगनिस्ट क्या है? प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है और एंटागोनिस्ट जो है वो विलन कैरेक्टर है। ठीक है, टोन जो है वो स्टोरी का इमोशनल फील होता है, जबकि स्टाइल जो है वो ऑथर के राइटिंग मेथड को शो करता है। ठीक हो क्या। स्टोरी टेलिंग डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स की बात करें तो देखिए 3 माह की जो उम्र है ना उस तक बेबीज जो हैं वो पिक्चर्स ऑब्जर्व करते हैं। 6 मंथ्स में बुक्स को टच और एक्सप्लोर करते हैं। 9 मंथ्स में वर्ड्स और पिक्चर्स में इंटरेस्ट शो करते हैं। 12 मंथ्स में, जब तक वो 1 साल के होते हैं, तब तक बुक्स को एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मॉडर्न एरा में डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग बच्चे को सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर भी बनाती है। टॉकिंग बुक्स, मल्टीमीडिया टूल्स और डिजिटल कैमरास स्टोरी टेलिंग को इंटरैक्टिव बनाते हैं। ICT टूल्स बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एनहेंस करते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, डिजिटल स्टोरी टेलिंग के क्या बेनिफिट है। तो देखिए डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो है ना वो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करती है, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन एनहेंस करती है, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाती है, टीचर को चाइल्ड लर्निंग ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है और बच्चों को अपनी स्टोरीज क्रिएट करने में इंस्पायर करती हैं जो डिजिटल स्टोरीज होती हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक की तरफ आते हैं तो देखिए टीचर्स और पेरेंट्स को डेली रूटीन में बुक्स इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, फनी वॉइसेस और गेस्चर्स यूज करने चाहिए। स्टोरीज को बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, स्टिकर्स, व्हाइट बोर्ड और पिकाबू स्टोरीज स्टोरी टेलिंग को इंगेजिंग बनाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स थी जो टीचर को यूज करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू सोशल इमोशनल लर्निंग की तरफ आते हैं तो SEL सोशल इमोशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एंशिएंट ग्रीस तक जाता है। प्लेटो ने होलिस्टिक एजुकेशन का आइडिया दिया था जिसमें फिजिकल, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट शामिल थी। जेम्स कॉमर ने भी एम्फसाइज किया कि नो सिग्निफिकेंट लर्निंग कैन ऑकर विदाउट अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स लर्निंग के लिए एसेंशियल है। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं SEL की। तो SEL वो प्रोसेस है जिसमें बच्चे और जो एडल्ट्स हैं वो इमोशंस मैनेज करना सीखते हैं, एम्पैथी डेवलप करते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेना सीखते हैं। ठीक है, रिसर्च के मुताबिक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन चिल्ड्रन की लर्निंग और ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। SEL काइंडनेस, एम्पैथी और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, ये SEL की इम्पोर्टेंस है। केसल फ्रेमवर्क के मुताबिक SEL की 5 कॉम्पिटेंसीज हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन कॉम्पिटेंसीज को भी हम समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझना होता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेस और इमोशन को कंट्रोल करना और गोल्स अचीव करना होता है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस दूसरों की फीलिंग्स और कल्चरल डिफरेंसेस को समझना होता है। रिलेशनशिप स्किल्स जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, इसमें जो है एथिकल और सेफ डिसीजन लेना शामिल है। ठीक है, SEL फॉर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इमोशनली एग्जॉस्टेड जो टीचर होती हैं वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर सकती। टीचर्स को पहले अपनी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी चाहिए और फिर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की कॉम्पिटेंसीज की। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की है SEL की कॉम्पिटेंसीज की, इसी तरह से
इमोशनल इंटेलिजेंस की जो है इसकी भी 5 कॉम्पिटेंसीज हमारे पास है। पहली है एम्पैथी, फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन। इनको भी समझते हैं कि एम्पैथी जो है वो दूसरों की फीलिंग्स को समझना और कंपैशन शो करना होता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिव लिसनिंग, आई कांटेक्ट और ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज करना होता है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस वही बात कि अपनी स्ट्रेंथ और ट्रिगर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। सेल्फ रेगुलेशन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव वे में मैनेज करना, ये सेल्फ रेगुलेशन है। और सेल्फ मोटिवेशन पॉजिटिव गोल्स और ऑप्टिमिज्म मेंटेन करना, ये सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है। इश्यूज ऑफ SEL इन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में SEL अवेयरनेस कम है, ज़्यादा फोकस जो है वो ग्रेडिंग और असेसमेंट्स पर होता है और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में SEL कॉम्पिटेंसीज जो है वो प्रॉपरली इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ा इशू है। प्रैक्टिकल SEL स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स को स्ट्रेस आइडेंटिफाई करना चाहिए और एलिमिनेट, रिड्यूस और कोप स्ट्रेटजीज जो हैं ये यूज करनी चाहिए। ह्यूमर, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ SEL की बात करें तो प्रोज में शामिल है इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है, इसके थ्रू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है वो रिड्यूस होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन जो है ये बेटर होता है। कॉन्स में कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक SEL एकेडमिक से फोकस हटा देता है और वैल्यूज इम्पोज करने का रिस्क भी होता है, ठीक है। सिर्फ ये एक कौन है, वो भी कुछ क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स के मुताबिक, ठीक है। मास्लो बिफोर ब्लूम रूल, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है एग्जाम पर्पस से स्पेशली, ठीक है। इसका मतलब है कि एडवांस्ड लर्निंग से पहले बच्चे की इमोशनल और फिजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। अगर बच्चा एंग्शियस या अपसेट हो तो इफेक्टिव लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। मास्लो नीड्स पहले आती हैं और उसके बाद ब्लूम्स लर्निंग लेवल्स इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसीलिए टीचर को पहले बच्चे की इमोशनल कंडीशन को समझना चाहिए और फिर एकेडमिक लर्निंग की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और इसमें हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग की। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। रिसर्च के मुताबिक सेल्फ अवेयरनेस एक स्पेशल रियलाइजेशन से स्टार्ट होती है जिसे आहा मोमेंट कहा जाता है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि जब बेबी जो है ना अपनी टांगे मूव करता था तो उसके सामने अटैच्ड मोबाइल जो है रखा था वो भी मूव करता था, ठीक है। धीरे धीरे बेबी को रियलाइज हुआ कि मेरी मूवमेंट से एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट अवेयरनेस होती है कि मैं कुछ इफेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये उस बच्चे के लिए एक आहा मोमेंट है, ठीक है। ये मोमेंट जो है ना बच्चे की एजेंसी और सेल्फ अवेयरनेस की बिगिनिंग होती है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस तब डेवलप होती है जब बच्चा रियलाइज करता है कि वो इंटेंशनली चीज़ें चेंज कर सकता है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है, लोगों और सराउंडिंग्स पर इम्पैक्ट डाल सकता है। यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा तब भी वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 22 मंथ्स के अराउंड बच्चे को दिन और रात का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आता है और वो अपनी बॉडी के रिएक्शंस को टाइम और स्पेस के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। एक मिथ है हमारे पास, मिरर मिथ। सोसाइटी में अक्सर कहा जाता है कि बेबीज को शीशा, मिरर जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, आईना यानी कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन रिसर्च के मुताबिक मिरर एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करता है। मिरर विजुअल सेंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करता है, स्पेशली टमी टाइम एक्टिविटीज में, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस हैं कि हेल्दी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होने पर बच्चे के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस है या मुझे किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ या मैं फैमिली और कम्युनिटी में कहाँ फिट होता हूँ। इस तरह के सवाल जो है ना सेल्फ अवेयरनेस के दौरान जो है बच्चे में डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस की 5 स्टेजेस होती हैं, डिफ्रेंशिएशन, सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन, परमानेंस और मेटा सेल्फ अवेयरनेस। स्टेज 1 जो है डिफरेंशिएशन, उसमें क्या है कि पैदाइश के बाद बेबी रियलाइज करता है कि वो एनवायरनमेंट से अलग एंटिटी है, वो टच,
पेन और इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये पहली स्टेज है। स्टेज 2 है सिचुएशन के 2 मंथ्स के अराउंड बच्चा इमिटेशन स्टार्ट करता है। अगर कोई बड़ा रो रहा हो तो बच्चा भी उसके साथ वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व और इमिटेट करना सीखता है, जो स्टेज 2 है सिचुएशन। इस स्टेज पे स्टेज 3 है आइडेंटिफिकेशन। ये 2 साल के अराउंड जो है बच्चा मिरर टेस्ट पास करना स्टार्ट करता है। वो समझने लगता है कि मिरर में जो इमेज है वो उसकी अपनी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है उसे। इस स्टेज में ना बच्चा एनवायरनमेंट और सेल्फ को सेपरेट करता है, मिरर एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करता है और रिफ्लेक्शन को अपनी आइडेंटिटी समझता है। ठीक है, स्टेज 4 है परमानेंस की। 2 से 3 साल में बच्चा समझता है कि उसका सेल्फ टाइम और स्पेस में कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता है। कभी कभी वो मिरर इमेज को थर्ड पर्सन भी समझता है, इसीलिए इस स्टेज को मी बट नॉट मी डिलेमा भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेज 5 है मेटा सेल्फ अवेयरनेस की। 4 से 5 साल में बच्चा रियलाइज करता है कि मिरर इमेज में वही मैं हूँ जो दूसरे लोग भी देखते हैं। ठीक है, इस स्टेज में कुछ बच्चे मिरर से जो है वो शाय भी होते हैं। ठीक है, अपने आप से भी शर्मा रहे होते हैं। ठीक है, ये मेटा सेल्फ अवेयरनेस वाली स्टेज है। ठीक है, टीचर्स और पेरेंट्स जो है वो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे CBT गेम्स, सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज़, लेटर टू फ्यूचर सेल्फ, लाइफ स्टोरी राइटिंग, व्हाट मेक्स मी यूनिक, पोस्टर या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मूडीज वर्कशीट्स भी यूजफुल होती हैं जहां बच्चे सिचुएशंस देखकर इमोशंस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ SEL एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए टीचर्स को यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो हेल्दी सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ स्टीम, इमोशनल वेलनेस और सक्सेस इम्प्रूव करती हैं। रिसर्च के मुताबिक सेल्फ अवेयर पीपल जो हैं वो अपनी एबिलिटीज़ पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और गोल्स अचीव करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ मैनेजमेंट का। ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ बच्चा अपने इमोशंस, बॉडी और बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो इन्फेंसी से है। ठीक है, पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। इसमें बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, सेल्फ फीडिंग, हाइजीन ट्रेनिंग, सेल्फ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सब शामिल है। जब बच्चा अपने कपड़े चूज़ करता है या अपनी फेवरेट कलर को प्रेफरेंस देता है तो ये भी सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ क्लोजली लिंक्ड है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस इसके थ्रू इम्प्रूव होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर बनती है, इमोशनल रेगुलेशन डेवलप होती है और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो इंक्रीज होता है। इमोशनली रेगुलेटेड बच्चे टेंट्रम्स और ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट के हमारे पास जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं: इमोशनल रेगुलेशन, बिहेवियर रेगुलेशन, मेंटल रेगुलेशन और एकेडमिक रेगुलेशन। इनको भी हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इमोशनल रेगुलेशन जो है इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोपिंग स्किल्स और इमोशंस को एप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना शामिल होता है। टीचर्स कामिंग स्ट्रैटेजीज और रोल प्ले यूज कर सकते हैं। बिहेवियर रेगुलेशन में इम्पल्स कंट्रोल, फोकस और पर्सनल स्पेस बिहेवियर रेगुलेशन का हिस्सा होता है। मूवमेंट ब्रेक्स और सेंसरी टूल्स यूजफुल स्ट्रैटेजीज होते हैं इस कॉम्पोनेंट में। फिर आता है मेंटल रेगुलेशन, इसमें मोटिवेशन, रेजिलियंस और गोल सेटिंग जो है वो मेंटल रेगुलेशन का पार्ट है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और फोकस एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में जो है बच्चे को मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करना सिखाया जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के जरिए क्या होता है कि कॉन्फिडेंस को रिड्यूस ये करती हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक, जबकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो मोटिवेशन इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, एकेडमिक रेगुलेशन में ऑर्गेनाइजेशन, होमवर्क कंप्लीशन और हेल्प मांगना जो है वो शामिल होता है। टीचर्स, प्लानर्स और टास्क मैपिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसके लिए यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट जो है ना वो इम्पल्स कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की फॉर्म में नज़र आती हैं।
ठीक है। फिर आता है फीलिंग्स व्हील। डॉक्टर ग्लोरिया विलकॉक्स ने फीलिंग्स व्हील इंट्रोड्यूस किया था, जो इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसमें इमोशंस को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे सैड, मैड, स्कैर्ड, जॉयफुल और पीसफुल। ठीक है। डॉक्टर हाइम गिनट के मुताबिक बच्चे को पॉजिटिव कन्वर्सेशन ओवरहियर करनी चाहिए। जब पेरेंट्स या टीचर्स बच्चे की क्वालिटीज डिस्कस करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट प्लान हमारे पास आ जाता है। इस प्लान में शामिल होता है गोल सेटिंग, बिहेवियर मॉनिटरिंग, सेल्फ रिइंफोर्समेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है। गोल सेटिंग बच्चे को एक्टिव रोल देती है और सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वो रेजिलियंस और प्रिजर्वेंस डेवलप करती है। ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी कुछ हो सकती हैं, जिसमें शामिल है माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉक, सेंसरी प्ले, ग्रेटिट्यूड जर्नल, माइंडफुलनेस एप्स, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है। ये कोई सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज है। ठीक है। इसके बाद आता है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। इस एक्टिविटी में बच्चा जो है ना 5 चीजें देखता है, 4 चीजें फील करता है, 3 साउंड्स, 3 आवाजें सुनता है, 2 स्मेल्स को आइडेंटिफाई करता है और 1 टेस्ट आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। ये एक्टिविटी फोकस और माइंडफुलनेस को इम्प्रूव करती है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग की तरफ अब चलते हैं। तो देखिए, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है जहां बच्चा ग्रेजुअली कंस्ट्रक्टिव और एथिकल चॉइसेस जो है वो लेना सीखता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग उसमें हो रही होती है। एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा ना ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो इसका इम्पैक्ट दूसरों पर क्या होगा। ठीक है। क्या ये वर्थ इट है या नहीं, क्या ये स्ट्रॉन्ग चॉइस है या नहीं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग ना इस तरह के क्वेश्चंस उभारती है बच्चे के अंदर। ठीक है। अगर बच्चा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे, सॉल्व करे, रिफ्लेक्ट करे, तो इसका मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो उसमें डेवलप हो रही हैं। ठीक है। डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी डेवलप करती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ ले जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो डेवलप करती है। बच्चे ट्रायल एंड एरर के थ्रू भी डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। ठीक है। टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन हार्मफुल डिसीजन से प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग में बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जिसमें शामिल है म्यूजिकल चेयर्स, टिक टैक टो, वुड यू रैदर, हाइड एंड सीक, डिजर्टेड आइलैंड एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद आ जाती है फूड स्ट्रेटजी। कैसल ने फूड स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की, POOCH। ठीक है। P फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, O फॉर ऑपोजिशन को एक्सप्लोर करो, अगेन O फॉर आउटकम्स डिस्कस करो, C फॉर चॉइस सेलेक्ट करो एंड H फॉर हाउ थिंग्स वेंट रिफ्लेक्ट करो। ठीक है। ये स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ये डेवलप करती हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा, फोकस स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर टीचिंग डिसीजन मेकिंग। तो बच्चे इमीडिएट बेनिफिट्स देखते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, सिंपल गुड बैड डिस्टिंक्शन समझते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। इसलिए बड़ों को पेशेंस और स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। की स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग में, जिनमें शामिल है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करना, एक्शन लेना और रिफ्लेक्शन करना। ठीक है। टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, चिल्ड्रन को टाइम देना चाहिए, स्मॉल डिसीजन से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे को कभी कभी बैड डिसीजंस भी लेने देना चाहिए ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस से सीख सके। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ गुड डिसीजन मेकर की बात करें तो गुड डिसीजन मेकर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, थॉटफुल होते हैं, एम्पैथी शो करते हैं और एनालिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग का पर्पस बच्चे को रॉ से रिस्पॉन्सिबल थिंकर बनाना होता है। बच्चे को ओनरशिप माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम मेंटालिटी रखनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एम्पैथी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की फाउंडेशन है। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप स्किल्स। सोशल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हेलन केलर का फेमस कोट है कि अलोन वी कैन डू लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। ये कोट सोशल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है।
सोशल अवेयरनेस का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव्स और सिचुएशंस को समझना। ये बच्चे को हेल्प करती है कि वो सोसाइटी में अपनी पोजीशन को समझे और दूसरों के साथ हेल्दी इंटरेक्शन डेवलप करे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ सोशल अवेयरनेस की तरफ आए तो एक सोशली अवेयर बच्चा जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट का ख्याल करता है, पीसफुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और डाइवर्सिटी को वैल्यू करता है। ठीक है, यानी सोशल अवेयरनेस जो है वो सिर्फ सोशल बिहेवियर ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप डेवलप करती है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस जो है वो बचपन से ही डेवलप करवा देनी चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर से ग्रीटिंग्स सीखते हैं। इससे क्या होता है कि लैंग्वेज अवेयरनेस और टॉलरेंस डेवलप होती है। ठीक है, हेलोज एंड गुड बाइज जो होते हैं हमारे। ठीक है, डिफरेंट कल्चर और रिलीजन में सेलिब्रेशंस चिल्ड्रन को डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझाती है। ठीक है, फ्रेंडशिप व्हील होता है कि फ्रेंडशिप व्हील एक्टिविटी में बच्चा अपनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करता है और एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट डेवलप होती है। सोशल अवेयरनेस स्किल्स फॉर चिल्ड्रन की बात करें तो सोशल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट स्किल्स में शामिल है सोशल क्यूज आइडेंटिफाई करना, एम्पैथी शो करना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, स्ट्रेंथ्स रिकॉग्नाइज करना और डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना। इसके अलावा टीम वर्क और कोलैबोरेशन डेवलप करना। सोशल क्यूज जो है वो वर्बल और फिजिकल दोनों हो सकते हैं। बच्चे को समझना चाहिए कोई है खुश है या उदास है, ये बात उसको समझनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज वेलकमिंग है या हॉस्टाइल है, किसी को खौफ है या कंफ्यूजन है ये उसको समझना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग ना एम्पैथी और रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है ये इम्प्रूव करती है। ठीक है, रिलेशनशिप स्किल्स भी सोशल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें फ्रेंडशिप बिल्ड करना, इफेक्टिव कम्युनिकेट करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना, स्टीरियोटाइप रेजिस्ट करना और राइट्स ऑफ अदर्स के लिए स्टैंड लेना शामिल होता है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चे को दूसरों की पर्सपेक्टिव से सोचना सिखाना चाहिए। पुट योरसेल्फ इन देयर शूज का कॉन्सेप्ट जो है वो एम्पैथी और टॉलरेंस डेवलप करता है। जब बच्चा सोचता है कि दूसरा बंदा जो है, सामने वाला जो है वो क्या फील कर रहा होगा, तो उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, डिफरेंट गेम्स और एक्टिविटीज हैं जो सोशल अवेयरनेस डेवलप करती हैं, जिसमें शामिल है प्ले प्रिटेंड, बिल्डिंग गेम्स, कम्युनिटी गार्डनिंग, टीम स्पोर्ट्स, स्कैवेंजर्स हंट, एक्सप्रेशंस, मिमिकिंग गेम्स, सिमन सेज, रिदम गेम्स। ठीक है, ये कुछ एविडेंस बेस्ड सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आती है स्टार्टिंग कॉन्टेस्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी स्पेशली उन बच्चों के लिए यूजफुल होती है जो आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन में डिफिकल्टी फील करते हैं। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होती है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस के जो हैं वो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, एम्पैथी, पर्सपेक्टिव थिंकिंग और रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। एम्पैथी जो है वो दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनकी सिचुएशंस को फील करना होता है। पर्सपेक्टिव थिंकिंग डिफरेंट सिचुएशंस और पर्सपेक्टिव को समझना होता है। रिस्पेक्ट एंड कंपैशन, इसमें क्या है कि कल्चर्स, डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, रिसर्चर्स ने सोशल कॉम्पिटेंस असेस करने के लिए स्केल्स डेवलप किए हैं। टीचर्स और पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा दोस्तों के साथ खेलता है या नहीं, उनकी मदद करता है या डिस्टर्ब रहता है, रूड लैंग्वेज यूज करता है या नहीं, आइसोलेटेड रहता है या सोशल इंटरेक्शन रखता है। ठीक है, ये कुछ स्केल दिए हैं रिसर्चर्स ने। ये इंडिकेटर सोशल अवेयरनेस लेवल को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस स्केल में 3 डायमेंशंस एसेस की जाती हैं, सोशल स्किल, सोशल इमोशनल बिहेवियर और सेल्फ स्किल। जैसे एज एप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन सस्टेन करना, इसके एग्जाम्पल है या अपसेट होने पर काम डाउन हो जाना या खेल के दौरान सिक्योर फील करना। ठीक है क्या, SEL का लास्ट और मेजर कंपोनेंट जो है ना वो है रिलेशनशिप स्किल। रिलेशनशिप स्किल्स का पर्पस हेल्दी और सिक्योर रिलेशनशिप को बिल्ड करना और मेंटेन करना होता है। अब बात ये आती है कि रिलेशनशिप स्किल्स जो है वो क्यों ज़रूरी हैं। तो रिलेशनशिप स्किल्स जो होती है ना वो क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाती हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना सिखाती हैं, कम्युनिकेशन और टॉलरेंस इंप्रूव करती हैं, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजनशिप डेवलप करती हैं।
ठीक है। रिलेशनशिप स्किल्स की मेन फाउंडेशन जो है वो जॉन बॉल्वे की अटैचमेंट थ्योरी है। बॉल्वे के मुताबिक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स ह्यूमन नेचर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैरी एल्सवर्थ ने भी अटैचमेंट थ्योरी को फर्दर डेवलप किया। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अटैचमेंट की बात करें तो प्राइमरी अटैचमेंट यूजुअली मदर जो है वो प्राइमरी केयर गिवर होती हैं, तो वो प्राइमरी अटैचमेंट है। और सेकेंडरी अटैचमेंट की बात करें तो बच्चे दूसरे केयर गिवर्स जैसे फादर, ग्रैंड पेरेंट्स या टीचर के साथ भी अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी अटैचमेंट है। अटैचमेंट सिर्फ फीडिंग पर बेस्ड नहीं होती है बल्कि रिस्पॉन्सिवनेस, अटेंशन और लविंग केयर पर डिपेंड करती है। ठीक है, बॉल्बे के मुताबिक अटैचमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं, इनमें डेवलप होती है। एक है प्री अटैचमेंट, दूसरी है इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, थर्ड है डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट और फोर्थ स्टेज है मल्टीपल अटैचमेंट। प्री अटैचमेंट क्या है कि इस स्टेज में बच्चा केयर गिवर को रिकॉग्नाइज करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं होती है। इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट में बच्चा जो है वो प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी केयर गिवर्स को प्रेफर करना स्टार्ट करता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट में बच्चा एक स्पेसिफिक केयर गिवर के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो है वो डेवलप करता है और सेपरेशन एंग्जाइटी फील करता है कि अगर वो उससे दूर हो तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल अटैचमेंट की जो स्टेज है इसमें बच्चा मल्टीपल रिलेशनशिप्स डेवलप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मैरी एल्सवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया जहां बच्चे को अनफैमिलियर रूम में ऑब्जर्व किया गया पेरेंट्स के साथ, स्ट्रेंजर के साथ, पेरेंट के जाने और वापस आने पर। इस एक्सपेरिमेंट से अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई किए गए। ठीक है, तो 3 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स थे जो आइडेंटिफाई किए गए। सिक्योर अटैचमेंट, इसमें बच्चा कंफर्ट सीख करता है और पेरेंट्स को स्ट्रेंजर्स पर प्रेफर करता है। ठीक है, दूसरा था एंशियस अवॉइडेंट अटैचमेंट, बच्चा इसमें क्या होता है डिस्ट्रेस शो करता है लेकिन पेरेंट के रिटर्न पर कंफर्ट नहीं लेता। ठीक है, कंफर्टेबल नहीं होता। फिर थर्ड है एंशियस रेजिस्टेंट अटैचमेंट के बच्चा इनसिक्योर और इमोशनली अनस्टेबल रिएक्शन जो है वो शो करता है। ठीक है, तो ये मेन अटैचमेंट स्टाइल जो है ये ऑब्जर्व किए गए थे। अच्छा, अटैचमेंट स्टाइल ना फर्दर हमारे पास आ जाते हैं जो कि हैं मज़ीद 4 सिक्योर, एंशियस, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये मज़ीद 4 अटैचमेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास। अटैचमेंट स्टाइल ना परमानेंट लेवल नहीं होते, लाइफ फेजेस के साथ स्टाइल चेंज हो सकती है। हेल्दी अटैचमेंट जो है वो एडल्टहुड में भी लर्न की जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं। ठीक है, की पॉइंट्स कुछ अटैचमेंट थ्योरी के जो हैं वो हैं कि मोनोट्रॉपी, इंटरनल वर्किंग मॉडल, सर्वाइवल, सोशल रिलीजर, कॉन्टिन्यूटी हाइपोथेसिस और क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, मोनोट्रॉपी क्या है कि बच्चा एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी अटैचमेंट डेवलप करता है जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, इंटरनल वर्किंग मॉडल, इसमें बच्चा बचपन से अटैचमेंट्स ना एडल्टहुड रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्रिटिकल पीरियड में क्या है कि अर्ली इन्फेंसी अटैचमेंट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्रिटिकल पीरियड है। ठीक है, फाइनल कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको बताऊं कि सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप स्किल्स का मेन पर्पस जो है ना वो बेटर सोसाइटी क्रिएट करना होता है। जब बच्चे एम्पैथी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और हेल्दी रिलेशनशिप सीखते हैं तो वो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक हो गया, अर्ली चाइल्डहुड में इन स्किल्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर पर्सनालिटी और सोशल बिहेवियर को शेप करती है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और आज की इस वीडियो का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। इसमें हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और मैथमेटिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस देखते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है बच्चा अपने बारे में क्या फील करता है और अपनी एबिलिटीज़ को कितना वैल्यूएबल समझता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है नया टास्क और चैलेंजेस को ट्राई करने की हिम्मत होना। ठीक है, जिन बच्चों की सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होती है वो नई चीज़ों को कॉन्फिडेंटली ट्राई करते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं, इजीली गिव अप नहीं करते, स्कूल और फ्रेंडशिप्स में बेटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है ऐसे बच्चे अनश्योर फील करते हैं, दूसरों को अपने साथ
पुअरली ट्रीट करने देते हैं, फेलियर्स को टॉलरेट नहीं कर पाते और अपने फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। सेल्फ स्टीम का हमारे पास फाउंडेशनल एलिमेंट है साइंस ऑफ स्माइल। मदर टेरेसा का एक फेमस कोट है, लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर विद स्माइल, फॉर द स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव। स्माइल यानी कि मुस्कुराहट बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे का जो स्माइल है ना, उसकी जो मुस्कुराहट है, वो सोशल स्किल डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इनिशियली बेबीज शॉर्ट प्रैक्टिस स्माइल शो करते हैं और 6 to 8 वीक्स के अराउंड रियल सोशल स्माइल्स डेवलप होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। 2 to 3 मंथ्स तक बेबी आई कांटेक्ट पर स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर 3 महीने तक स्माइल डेवलप ना हो तो पेडिट्रिशियन कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हियरिंग, विजन और डेवलपमेंट डिले जो है वो हो सकता है। बेबीज जो होते हैं ना, वो मोस्टली लविंग अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन की वजह से स्माइल पास करते हैं। ठीक है, पॉला साक्स के मुताबिक सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के जो है वो 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। फील सेफ्टी, फीलिंग सीन एंड नोन, फील कंफर्ट, फीलिंग वैल्यूड, फीलिंग सपोर्टेड। फेल्ट सेफ्टी क्या है कि बच्चे को इमोशनल और फिजिकल प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए। जब बच्चा ट्रस्ट फील करता है तो उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। परफेक्ट पेरेंटिंग पॉसिबल नहीं होती, पेरेंट्स को मोर ऑफन देन नॉट प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, यानी ज़्यादातर सिचुएशंस में पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो है फीलिंग सीन एंड नोन। बच्चे को फील होना चाहिए कि उसकी इमोशंस और नीड्स को समझा जा रहा है। इस प्रोसेस को पेरेंट अट्यूनमेंट कहते हैं, यानी पेरेंट बच्चे के सिग्नल्स और इमोशंस को समझने की एफर्ट करे। ठीक है, थर्ड कंडीशन है फेल्ट कंफर्ट। बच्चा सिर्फ अल्फाज से ही नहीं बल्कि एक्शन से सीखते हैं। जब पेरेंट्स जो है वो रोते हुए बच्चे को कंफर्ट करते हैं ना, उसको प्यार देते हैं, तो चाइल्ड इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप करता है। ठीक है, छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट और रिजिलियंस जो है वो ये डेवलप करती हैं। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है फीलिंग वैल्यूड। सेल्फ स्टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स अकम्पलिशमेंट होता है। जब बच्चा कोई अचीवमेंट करता है और पेरेंट जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस भी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, उसको वैल्यूड शो करवाने में। फिफ्थ कंडीशन है फीलिंग सपोर्टेड, कि जब बच्चा सेफ, वैल्यूड और अंडरस्टूड फील करता है तो वो कॉन्फिडेंटली गोल्स परस्यू करता है और लाइफ चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सोसाइटल इशू की, जिसे हार्श पेरेंटिंग कहते हैं। हार्श पेरेंटिंग ना बच्चे की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को डैमेज करती है। ठीक है, ब्रेन के ना 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं यहाँ। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC जिसे कहते हैं, और दूसरा एमेग्डला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, जबकि एमेग्डला जो है ये फियर, एंजाइटी और इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। हार्श पेरेंटिंग की वजह से बच्चे खौफ और एंजाइटी में चले जाते हैं और लॉजिकल थिंकिंग यूज नहीं कर पाते। इस वजह से मिस्टेक्स और स्ट्रेस दोनों ही उनमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हार्श पेरेंटिंग की अगर मैं दूं तो देखें, अगर बच्चे कोई एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो गुम कर दे और उसको पेरेंट्स के रिएक्शन का खौफ हो, तो उसका फोकस एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म पर चला जाता है। ठीक है, इस वजह से वो और मिस्टेक्स करता है। इसलिए हार्श क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट जो है ये अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजीज टू बिल्ड रिलेशनशिप, सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज में शामिल है पॉजिटिव इंटरेक्शन यूज करना, सिक्योर अटैचमेंट क्रिएट करना, रिस्पेक्ट मॉडल करना, हेल्दी बाउंड्रीज डिफाइन करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीच करना, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज हैं रिलेशनशिप, सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता है कि पीपल प्लीजिंग जो है ना वो सेल्फ स्टीम को डैमेज करता है। बच्चे को काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग
का डिफरेंस जो है वो समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिज़ायर वर्सेस ऑब्लिगेशन की बात करें तो अगर बच्चा खिलौना शेयर इसलिए करे क्योंकि वो जेन्युइनली काइंडनेस फील करता है तो ये हेल्दी बिहेवियर है। लेकिन अगर गिल्ट या फियर की वजह से वो शेयर करे तो ये ना पीपल प्लीजिंग है फिर, ठीक है। चॉइस वर्सेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि बच्चे को चॉइस देना इंपॉर्टेंट होता है। हर गुड बिहेवियर को ट्रांजैक्शन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे तुमने ये किया इसलिए रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन नहीं बने, उसको चॉइस दें, ठीक है। गुडविल वर्सेस लॉस एवर्जन की बात करें तो गुडविल का मतलब काइंडनेस और जेन्युइन केयर है, जबकि लॉस एवर्जन जो है वो फियर बेस्ड बिहेवियर होता है। फियर बेस्ड ओबीडियंस सेल्फ स्टीम को डैमेज करती है, ठीक है। इमोशनल बैंक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इमोशनल बैंक ट्रस्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर इमोशनल डिपॉजिट्स होते हैं और हार्मफुल बिहेवियर्स विड्रॉल्स होती हैं। इमोशनल डिपॉजिट्स एनकरेजिंग वर्ड्स, एफर्ट्स अप्रिशिएट करना, हग्स और हाई फाइव्स, पॉजिटिव गेस्चर्स, ठीक है, ये इमोशनल डिपॉजिट्स हैं, ठीक हो गया। फाइनल पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वन लास्ट टाइम, इसको देखने के लेक्चर का इमोशनल कंक्लूजन जो है ना वो ये है कि पेरेंटिंग का हर मोमेंट टेम्परेरी होता है। फीडिंग, हगिंग, बाथिंग और बेड टाइम रूटीन्स सबका एक लास्ट टाइम होता है जिसका पेरेंट्स को रियलाइजेशन नहीं होता। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ जो है ना वो क्वालिटी टाइम वैल्यू करना चाहिए और पॉजिटिव इमोशनल मेमोरीज जो है वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर बनानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेवलपमेंट की। मैथमेटिकल स्किल्स फ्यूचर सक्सेस प्रिडिक्ट करती हैं और बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि ये स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करती हैं, मेमोरी और कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती हैं, क्रिएटिविटी और लर्निंग इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करती हैं। प्री स्कूल बच्चों के लिए बेसिक जो स्किल्स मैथ्स की होनी चाहिए वो है नंबर रिकग्निशन, काउंटिंग, सॉर्टिंग, एडिशन और पैटर्न रिकग्निशन, ठीक है। एसएनसी मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज की तरफ आते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक प्री 1 लेवल पर सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन, काउंटिंग अप टू 50, बेसिक शेप्स और मेजरमेंट अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है। मैथ लैंग्वेज बच्चे की मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। टीचर्स को वर्ड यूज करने चाहिए जैसे मोर और लेस, सेम, ग्रुप, एड, टेक अवे, हाफ, क्वार्टर, इस तरह के वर्ड जो हैं वो टीचर को यूज़ करने चाहिए। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। सैम्पल मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जांपल्स की ये है कि हाउ मैनी आर देयर, हु हैज़ मोर, व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर, इफ़ आई ऐड वन मोर देन हाउ मैनी, ठीक है। ये सवालात, ये क्वेश्चन सिर्फ मैथ नहीं सिखाते हैं बल्कि कॉन्फिडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मैथ इन डेली एक्टिविटीज़ के डेली रूटीन में मैथ इंक्लूड की जा सकती है अटेंडेंस काउंटिंग के ज़रिए, लंच शेयरिंग के ज़रिए, लाइनिंग अप पोजीशंस के ज़रिए, शेप्स और मेजरमेंट आइडेंटिफाई करवाने के ज़रिए, ठीक है। लर्निंग मैथ थ्रू रोल प्ले देखें तो रोल प्ले मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है। एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकता है ग्राफिंग विद ऑब्जेक्ट, शेप सॉर्टिंग गेम्स, कुकी मॉन्स्टर काउंटिंग, मेजरिंग विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये लर्निंग थ्रू प्ले के कुछ एक्टिविटीज़ हैं। लर्निंग मैथ्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो दो चीज़ें डेवलप करती है, मैथ नॉलेज और मैथ थिंकिंग स्किल। मैथ थिंकिंग स्किल्स में रीजनिंग, प्रिडिक्टिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो शामिल है, ठीक है। 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इसमें प्री स्कूल में ना बच्चों के लिए आइडेंटिफाई, इन्वॉल्व और सॉल्व, ये 3 मेथड्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। लीनियर और लेटरल थिंकिंग की बात करते हैं। लीनियर थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलो करना होती है जब, ठीक है। और लेटरल थिंकिंग की बात करें तो एडवर्ड डी बोनो का कॉन्सेप्ट जहां एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, ये लेटरल थिंकिंग है। ये क्रिएटिविटी और थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स डेवलप करता है, ठीक है। कंक्लूड करूँ इस लेक्चर को तो देखिए मैथमेटिक्स ना सिर्फ नंबर्स और फार्मूलाज नहीं होते हैं, मैथ्स इमोशनल लर्निंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सोशल इंटरेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करती है। वर्ड प्रॉब्लम्स और मल्टीपल सॉल्यूशन मेथड्स बच्चे को टॉलरेंस, डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियंस भी सिखाते हैं। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड में मैथ को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि लाइफ स्किल की तरह पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये क्रैश कोर्स इन 6 लेक्चर्स के लिए कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे। मैंने तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इधर डिस्कस किया है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, ठीक है। बहुत आसान सा मैंने ये लेक्चर बनाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। लेक्चर को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि बाकी के लेक्चर्स मेरे इसी तरह आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। कोई सवाल हो आपका या कोई फीडबैक आप देना चाहें मेरी एफर्ट्स को लेके तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।